गुड इवनिंग माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिक्स में चल रही यूनिट नंबर 4 EMI एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स के आखिरी वीडियो लेक्चर में एक बच्चा कहता है सर ये क्या कह दिया, दोबारा बोलो। अब समझाता हूं क्या कहा। आप वो सभी स्टूडेंट्स जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते आ रहे हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ये कहा था कि अगला वीडियो लेक्चर जो लेकर आऊंगा दैट विल बी द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसे यूनिट का आखिरी वीडियो लेक्चर मत समझना, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि अभी एक चीज बाकी है इस यूनिट में बताना, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम इस यूनिट में दो प्रकार के डिवाइस पढ़ते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यानी कि एसी जनरेटर, और दूसरा जिसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, अगर कुछ बाकी है तो वो है ट्रांसफार्मर, और आज के वीडियो लेक्चर में नहीं पढ़ाया जा रहा है ट्रांसफार्मर। टुडेज वीडियो लेक्चर इज अ कंटिन्यूड वर्जन, or I should say the continued topic of the last wordings that I used in the video lecture number 15। अगर आपको याद हो, मैंने 15वें वीडियो लेक्चर में जो आपको डेरिवेशन कराई थी मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, वो डेरिवेशन थी द डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द आरएलसी सर्किट। उससे पहले मैं आपको करा चुका था डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, जिसमें रेजिस्टर लगाए, जिसमें इंडक्टर लगाए, जिसमें कैपेसिटर लगाए, और उसके बाद मैंने आपको लास्ट में कराई जिसमें R यानी रेजिस्टर, L यानी इंडक्टर, C यानी कैपेसिटर तीनों लगे हैं। और उसके फॉर्मूले में जो एक्सप्रेशन निकल कर आया था उसमें एक शब्द था, या कह सकते हैं कि एक टर्म थी, जिसे मैंने नाम दिया था पावर फैक्टर। जी हां, आज का वीडियो लेक्चर बहुत छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर है, एंड द लेक्चर इज एंटायरली अबाउट पावर फैक्टर। क्या होता है पावर फैक्टर, इसे समझाने जा रहा हूं, लेकिन इसे समझाने से पहले पुरानी बातें याद दिला रहा हूं। तो हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज पावर फैक्टर, यानी आज हम समझेंगे कि व्हाट इज पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर के साथ साथ एक छोटी सी चीज और बता दूं, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। भाई क्या होता है पावर फैक्टर और क्या होता है वॉटलेस करंट, ये दो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो सारे बच्चे जो क्लास 12th में 2020 के सेशन में पढ़ने वाले हैं, आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में ये चीज हटा दी गई है, लेकिन मेरा मानना है कि ये चीज पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज पे बेस्ड बाकी टॉपिक से कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मजबूरन ना करते हुए भी हर टीचर को ये पढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इट इज हार्डली गोइंग टू टेक 10 to 15 मिनट्स, सो आई डिसाइडेड नॉट टू move myself away from not teaching but to move myself towards teaching this particular topic to you all, कि हम पढ़ने जा रहे हैं what is power factor and whatless current। अब पहले मैं आपको बताता हूं हम क्या पढ़ चुके हैं। मैं यहां लिख रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ चुके हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर एसोसिएटेड विद तीन प्रकार के सर्किट। पहला सर्किट जिसे मैंने कहा रेजिस्टिव सर्किट, ये मेरा पहला प्रकार का सर्किट है। उसके बाद मैंने यहां पे कहा इंडक्टर वाला सर्किट, यहां मैंने कहा इंडक्टर वाला सर्किट। मैं इंडक्टर वाले सर्किट को इंडक्टिव नहीं कह रहा हूं, इंडक्टर वाला सर्किट। और उसके बाद मैंने कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैपेसिटर वाला सर्किट। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना। और उसके बाद हमने इन चारों चीजों को कंबाइन कर दिया और हमारे पास आया आरएलसी सर्किट। किताबों को अगर खोल के आप देखोगे तो रेजिस्टिव सर्किट को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे कहा जाता है नॉन इंडक्टिव सर्किट, और आरएलसी सर्किट को एक और नाम से पुकारा जाता है इंडक्टिव सर्किट। हालांकि मुझे याद है कि जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने इसे इंडक्टिव सर्किट का नाम दे दिया था, लेकिन अब
और इससे पहले भी मैं अपनी बात दोहरा चुका हूं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंडक्टिव सर्किट उस सर्किट को कहा जाता है जो आरएलसी वाला सर्किट होता है, नॉन इंडक्टिव सर्किट उस सर्किट को कहा जाता है जो रेजिस्टर वाला सर्किट होता है, और इस सर्किट को नाम दिया जाता है कैपेसिटिव सर्किट। इस सर्किट को हम नाम दे देते हैं कैपेसिटिव सर्किट, और इसे हम कभी कभी कह सकते हैं नॉन कैपेसिटिव सर्किट। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। रेजिस्टिव सर्किट को हम नॉन इंडक्टिव सर्किट भी कहते हैं, इंडक्टर वाला जो सर्किट होता है उसे नॉन कैपेसिटिव सर्किट भी कहते हैं, कैपेसिटर वाला जो सर्किट होता है उसे कैपेसिटिव सर्किट ही कहते हैं, लेकिन जो आरएलसी वाला सर्किट होता है उसे एक और नाम से पुकारा जाता है, उसे इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जब हम इंडक्टिव सर्किट यानी कि आरएलसी सर्किट में एवरेज पावर की डेरिवेशन कर रहे थे तो आपने नोटिस किया होगा कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट के एक्सप्रेशन के बीच में हमने फाई नाम का एक फेज डिफरेंस रखा था। फाई फेज डिफरेंस याद करो, ये वही फेज डिफरेंस है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में रहता है। ये बात मैं बार बार बता चुका हूं कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से 45 से 90 डिग्री के फेस एंगल पे आगे होती है, और ये बात भी मैं बता चुका हूं कि कैपेसिटर जो होता है वो 90 डिग्री आगे होता है, या मुझे कहना चाहिए कैपेसिटर के केस में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंडक्टर वाला जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट होता है उसमें वोल्टेज करंट से आगे होती है बाय अ फेस एंगल ऑफ π/2। कैपेसिटर वाला जो अल्टरनेटिंग सर्किट होता है उसमें करंट आगे होता है वोल्टेज से बाय अ फेस एंगल ऑफ π/2। आई होप ये बातें आपको याद है, आई होप ये बातें आपको पता है। अगर ये सारी बातें आपको पता है तो वो जो फाई हमने सिंबल इस्तेमाल किया था उसे हम फेस डिफरेंस कहते हैं, और उस फेस डिफरेंस में जो मैंने बात आपको बताई थी आरएलसी सर्किट में, वो ये कहा था कि आरएलसी सर्किट में हम वोल्टेज को जिता रहे हैं, करंट को हार रहे हैं, यानी हम उसे मान के चल रहे थे कि इंडक्टर जीत रहा है कैपेसिटर हार रहा है, तभी उसका नाम इंडक्टिव सर्किट रखा गया। एक बच्चे ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द आरएलसी केसेस में इंडक्टर कैपेसिटर से ज्यादा अच्छा रिएक्टेंस ऑफर करता है, इंडक्टेंस की ताकत कैपेसिटर से ज्यादा अच्छी होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्लक्चुएशन है आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी एक्सएल की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी, उतना अच्छा वोल्टेज डेवलप होगा आर के अक्रॉस। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही है। आज हम इन पुरानी बातों को कैसे इस्तेमाल करेंगे वही बता रहा हूं, इसलिए ये पुरानी बातें लिख रहा हूं और आपको याद दिला रहा हूं। तो मैंने एक्सप्रेशन निकाला था एवरेज पावर का, और हमारा जो एक्सप्रेशन आया था एवरेज पावर का एसोसिएटेड विद नॉन इंडक्टिव सर्किट, यहां पे आया था निकल के इट केम आउट टू बी ईवी और आईवी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, इंडक्टर वाले सर्किट में जो हमारी पावर निकल के आई थी वो निकल कर आई थी 0 यानी कि 0 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और कैपेसिटर वाले सर्किट में भी निकल कर आई थी 0 यानी कि 0 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और यहां पे निकल कर आई थी ईवी आईवी कॉस फाई। जी हां, ईवी आईवी कॉस फाई। तो ईवी आईवी कॉस फाई में और मैं लिख सकता हूं कि कॉस फाई इज इक्वल टू पी अपॉन ईवी आईवी। जी हां, पीवी इज इक्वल टू ईवी आईवी। इस कॉस फाई को, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, अपनी बात बहुत ध्यान से सुनना, कॉस फाई को कहते हैं, कॉस फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर। अब सवाल ये आता है कि अगर cos फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है तो भैया ये cos फाई निकालना कैसे है? आइए, छोटी सी डेरिवेशन है, इसका एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, आसानी से निकल जाएगा, आपको भी जल्दी समझ आ जाएगा। इस बात को मैं अब हटा रहा हूं, इनफैक्ट मिटा रहा हूं, क्योंकि ये बता के आपको याद दिला चुका हूं। अगर मुझे पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन निकालना है तो मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, ये सारी बात मैं हटा रहा हूं, इतनी सी बात लिखे रहने देता हूं क्योंकि इतनी सी जगह पे काम चल जाएगा। हम पढ़ चुके हैं, ये फिर से काम आएगा। हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये और अगर ये, सुनना ध्यान से, बातें जल्दी समझ आएंगी। अगर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस था
अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस था और ये रेजिस्टेंस था, तो ऊपर की तरफ मुझे क्या प्राप्त हुआ था, आप अच्छी तरह जानते हो, मुझे प्राप्त हुआ था XL माइनस XC। तो XL माइनस XC क्योंकि मुझे ऊपर मिला था और R क्योंकि मुझे यहां मिला था, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार जब मैंने इस एंगल को फाई कहा था, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद रखो tan phi comes out to be P by B। अगर tan phi comes out to be P by B तो परपेंडिकुलर था XL माइनस XC और हमारे पास था R। यानी मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं that phi is equal to tan इनवर्स XL माइनस XC बटा R। ये पुरानी बातें हैं जो याद दिला रहा हूं, ये हम कर चुके हैं। where phi is called as phase difference। अब सवाल आता है कि सर अगर मुझे पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे? सुनना ध्यान से। परपेंडिकुलर क्या है? XL माइनस XC। बेस क्या है? अच्छी तरह आपको पता चल रहा है कि बेस इज R, तो हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो टीचर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज गोइंग टू बी XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यानी एक बात पक्की है कि ये हाइपोटेन्यूज जो भी था इसे हमने कहा था नेट रिएक्टेंस। तो नेट रिएक्टेंस यानी कि इंपेडेंस केम आउट टू बी XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, देख लो, मैंने पहले एक बेसिक सा ट्रायंगल बनाया, और जो मैंने ये बेसिक सा ट्रायंगल बनाया, इस बेसिक से ट्रायंगल को मैंने नाम दिया इंपेडेंस ट्रायंगल। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, इंपेडेंस ट्रायंगल के बारे में आपको ये जानकारी पता है, तो इंपेडेंस ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट उठाया, इंपेडेंस ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट उठाकर फाई दिखाकर, फाई का एक्सप्रेशन लिखवाकर, P by D बनाकर, हाइपोटेन्यूज निकालकर मैंने आपको बताया कि जो हाइपोटेन्यूज है वो Z है, जिसे हम पहले भी इंपेडेंस ऑफ RLC सर्किट कह चुके हैं। अब अगर मैं अपनी जगह बनाऊं और इस बात को यहां से मिटाऊं, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम साफ साफ कह सकते हैं इन इंपेडेंस ट्रायंगल। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसे आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा। इन इंपेडेंस ट्रायंगल cos phi इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, cos phi अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो भैया बेस कौन है? बेस रेजिस्टेंस है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है भैया? Z। यानी अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इज द एक्सप्रेशन ऑफ cos phi। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ cos phi, या मुझे लिखना चाहिए दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ पावर फैक्टर। अब एक बच्चे ने फटाफट से मुझे पूछ डाला कि सर फर्स्ट एक्सप्रेशन तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे और भी एक्सप्रेशन निकाल के दिखा दोगे। हाँ, कंडीशनल है। कैसे? मेरी बात सुनना, मैं यहां पे लिख रहा हूं जब रेजोनेंस होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब रेजोनेंस होता है, जब रेजोनेंस होता है तब XL और XC बराबर होता है। XL और XC अगर बराबर होगा तब cos phi की वैल्यू क्या होगी? तब cos phi R बटा अंडर रूट में R स्क्वायर, यानी cos phi इज इक्वल टू R बटा R, यानी cos phi इज इक्वल टू 1 होगा। अगर cos phi 1 आया, इसका मतलब ये हुआ कि phi इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ। ये cos phi की मैक्सिमम वैल्यू है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, इसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं कहता हूं एक बार अच्छे से घूर लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो मैं कहता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ लीजिए। अब एक बच्चे ने कहा कि सर देखो सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो पूछे कैसे? भाई पूछने के देखो बहुत सारे रास्ते हैं। पहली बात, आप मुझे पूछते पूछते वो सभी स्टूडेंट जो मेरे लाइव सेशंस अटेंड करते हैं या जो रेगुलरली मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो तो तुरंत मुझे फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करता हूं पूरे हिंदुस्तान की, कि अगर मान लीजिए कश्मीर में बैठा कोई बच्चा मेरे इस लेक्चर को देख रहा है, तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक तुम मुझसे कहना। बाद में तुम ना किसी तकलीफ को कभी भी सहना। वो ये कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कैसे भी करके कांटेक्ट करके अपनी डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, आपने हमें समाधान दे दिया, हम जरूरत पड़ने पर सुविधा का फायदा उठाएंगे। तो उठाइए सुविधा का फायदा, ताकि आपको मिल सके जीवन में फिजिक्स को पढ़ने का सही कायदा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है। कमिंग बैक टू जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने
इंपीडेंस ट्रायंगल से शुरुआत करी, इंपीडेंस ट्रायंगल से tan phi निकाला, tan phi की मदद से cos phi निकाला और cos phi की एक वैल्यू ये आ गई रेजोनेंस पे, यानी रेजोनेंस पे हमें phi 0 मिला। एक बच्चा कहता है अच्छा अगर रेजोनेंस नहीं होता तो मान लो आरएलसी सर्किट होता, नॉर्मल आरएलसी सर्किट, तो नॉर्मल आरएलसी सर्किट की अगर मैं बात करूं तो वो नॉर्मल आरएलसी सर्किट में एक्सएल और एक्सी में से दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो एक्सएल जीतेगा या एक्सी जीतेगा। अगर एक्सएल जीता तो वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव सर्किट, अगर एक्सी जीता तो वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटिव सर्किट। अब चाहे एक्सएल ले लो चाहे एक्सी ले लो, फाई कितना होता है 90 डिग्री। अब उस सिचुएशन में अगर मैं फाई 90 पुट करता हूं एक्सएल और एक्सी वाले केस में जहां पे वो बराबर नहीं है, तो भैया फाई की जगह 90 पुट करने पर पावर पता है क्या आएगी, P का मतलब फॉर्मूला क्या था, EVI में cos phi, EVI में cos phi में phi क्या है 90। अगर phi 90 है, सुनना मेरी बात ध्यान से, phi 90 है तो पावर क्या आ गई 0, और डेरिवेशन में भी यही आई थी, याद आया। अब सवाल आता है सर इन सारी बातों से कंक्लूजन क्या निकलता है। आई होप ये बात आपको आपके दिमाग में बैठ चुकी है। cos phi का एक फॉर्मूला आपके सामने ये आ चुका है, सुनना मेरी बात, दोबारा बताओ, लिख रहा हूं और दोबारा बता रहा हूं, सुनिए। हमने क्या जाना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमने क्या जाना, व्हाट वी हैव फाउंड एंड व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द फॉर्मूला। हमने क्या फॉर्मूला जाना और फॉर्मूले से हम क्या सीखते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्लास 12 के बच्चों, हमने क्या फॉर्मूला निकाला और फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है। आइए मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, हमने क्या फॉर्मूला निकाला, हमने क्या फॉर्मूला निकाला और वो फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है, और वो फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है। चलो भाई भैया फॉर्मूला तो हमें क्या सिखाता है जरा बता दे। हमने फॉर्मूला निकाला कि cos phi, जिसे हमने कहा पावर फैक्टर, cos phi को हमने कहा पावर फैक्टर, एंड दिस पावर फैक्टर कम्स आउट टू बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, where base was r and hypotenuse was z। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, हम लिख सकते हैं सिंपल शब्दों में कि cos phi is equal to r बटा z, cos phi is equal to r बटा z। इसे कभी कभी किताबों में आपको नजर आएगा ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, क्योंकि जो असली पावर होती है वो R के क्रॉस डेवलप होती है, और जो एपरेंट पावर होती है वो Z के क्रॉस यानी RLC के क्रॉस डेवलप होती है। तो अल्टीमेटली असली पावर R के क्रॉस से डेवलप होती है, या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो पावर डेवलप होगी वो R के क्रॉस होगी। दैट इज व्हाई cos phi को ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर कहा जा रहा है। और cos phi is equal to r, z का फॉर्मूला xl माइनस xc का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। हमने जाना, एक बच्चा कहता है क्या, कि जब xl और xc बराबर होगा, एक बच्चा कहता है हाँ भाई ये तो जाना कि जब xl और xc बराबर होगा तब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों cos phi is equal to r अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर होगा, यानी तब cos phi is equal to 1 होगा। अगर cos phi 1 हुआ, दिस मीन्स, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, दिस मीन्स एट रेजोनेंस both inductor and capacitor are in same phase, both inductor and capacitor are in same phase, that is XL is equal to XC, या सिंपल शब्दों में कहूं कि phi is equal to 0 डिग्री, क्योंकि cos phi 1 है और हम कह सकते हैं कि phi is equal to क्या हुआ 0 डिग्री। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार इसे घूम लीजिए, एक बार इसे देख लीजिए, है मन में अगर कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा दीजिए बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मस्ट अंडरस्टैंड। मैं आपके लिए ये सारी की सारी चीजें लिख रहा हूं और आपको अच्छे से समझा रहा हूं। अब हमें और क्या जानना है, सुनना मेरी बात ध्यान से, हमें और क्या जानना है, आइए बहुत सिंपल। However, हम ये भी जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला फॉर RLC सर्किट, हम ये भी जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला फॉर RLC सर्किट होता है
P इज इक्वल टू EV IV cos phi, बट जब phi 90 होगा, जब phi 90 होगा तब मैं लिख सकता हूं, तब पावर विल बी जीरो, पावर विल बी जीरो। किसके क्रॉस? या तो अक्रॉस इंडक्टर या फिर अक्रॉस कैपेसिटर। एक बच्चा बोला व्हाई नॉट रजिस्टर? अरे भाई रजिस्टर के केस में फेज का कोई पंगा ही नहीं होता। रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होते हैं, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में फेज का पंगा होता है। और वो फेज का जो पंगा होता है वो यही होता है कि वो फेज की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो एक बच्चा कहता है इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर ही नहीं होती। हमने डेरिवेशन तो यही करी थी और यहां साबित भी कर लिया। अब आपको क्या लगता है बच्चों, प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या रियलिटी में ऐसा होता होगा? नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्या सर्किट काम नहीं कर रहे होते? भाई पावर का मतलब क्या हुआ? पावर का मतलब हुआ कि पावर जीरो है, यहां पे पावर जीरो है, लेकिन पावर होती क्या है? वोल्टेज इनटू टू करंट। अब या तो वोल्टेज जीरो है या करंट जीरो है, यार उनमें से कोई एक भी चीज अगर जीरो हो गई तो मतलब सर्किट काम नहीं कर रहा है। तो अगर पावर जीरो है इसका मतलब कि करंट नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्किट काम कर रहा होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंडक्टर वाले सर्किट में और कैपेसिटर वाले सर्किट में पावर जीरो होने के बावजूद भी, इंडक्टर वाले सर्किट में और कैपेसिटर वाले सर्किट में पावर जीरो होने के बावजूद भी सर्किट काम करता है? सच अ करंट विच फ्लोज इन अ इंडक्टर वाला सर्किट और सच अ करंट विच फ्लोज इन अ कैपेसिटर वाला सर्किट, इवन व्हेन द एवरेज पावर इज जीरो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। सच अ करंट विच फ्लोज इन इंडक्टर वाला सर्किट and which flows in capacitor वाला circuit even when the power is zero is called as wattless current, is called as wattless current। यानी वो करंट जो बहने के लिए, I repeat my sentence, वो करंट जो बहने के लिए कुछ पावर कंज्यूम नहीं करता, कुछ पावर कंज्यूम नहीं करता, कुछ पावर कंज्यूम नहीं करता। लेकिन आपको क्या लगता है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, क्या ऐसा रियलिटी में होता होगा? क्या वाकई में कोई करंट नहीं होता होगा? क्या वाकई में कोई पावर नहीं डिसिपेशन नहीं होता होगा? क्या वाकई में पावर डेवलप नहीं होती होगी? इन रियलिटी प्योर इंडक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती। इन रियलिटी प्योर रेजिस्टर नाम की कोई चीज नहीं होती। इन रियलिटी प्योर कैपेसिटर नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आप कहो जी मेरे पास आइडियल इंडक्टर है, सिर्फ इंडक्टेंस ही शो करेगा, रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। तो एक बच्चे ने मुझे पूछा, तो सर क्या हम गलत पढ़ रहे हैं? नहीं बच्चों, हम बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। तो फिर प्रैक्टिकल पॉइंट को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? थ्योरी पे क्यों दिमाग लगा रहे हैं? और इस बात पे भरोसा क्यों कर रहे हैं जब वो पूरी तरह से जीरो नहीं है? अगर कोई चीज जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत नजदीक है, अगर पावर बिल्कुल नहीं है लेकिन बहुत कम और ना के बराबर है, तो क्या उसे ना के बराबर ही माना नहीं जा सकता? बिल्कुल माना सकता है। इसलिए जो भी पावर डेवलप होती है या जो भी एनर्जी का लॉस होता है या जो भी पावर का लॉस होता है या जो भी इंडक्टर में थोड़ा बहुत उसका फ्लक्चुएशन आता है उसके नेचर में, वो बहुत मिनिमल होता है। इसलिए उसे इग्नोर करके एक इंडक्टर माना जाता है, एक कैपेसिटर को कैपेसिटर माना जाता है, एक रेजिस्टर को रेजिस्टर माना जाता है, भले ही वो अपना नेचर 100% हमें शो ना करे, भले ही उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाए, हम उसके अंदर आने वाली छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस को इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आई होप आपको समझ आया कि ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पावर फैक्टर का क्या मतलब है और वॉटलेस करंट का क्या मतलब है। यानी वॉटलेस करंट वो करंट है जो फ्लो करने के लिए ऐसा शो करता है कि भाई साहब देखो हम बह भी रहे हैं और पावर भी नहीं आ रही। इंडक्टर वाले सर्किट में, कैपेसिटर वाले सर्किट में हम बह भी रहे हैं लेकिन पावर नहीं आ रही। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। तो बिना पावर के या बिना पावर कंज्यूम करे या बिना पावर डेवलप करे बहने वाला करंट इज कॉल्ड एज पावरलेस करंट।
या सिंपल शब्द में कहूं वॉट प्लस करंट, क्योंकि पावर की यूनिट वॉट ही तो होती है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों को ये बातें समझ आए। अब अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली ये सारी बातों को किताब खोल के वेरीफाई करोगे तो आपको नजर आएगा। हाँ, किताब खोल के वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। एक बच्चा बोला कौन सी किताब खोले, या दो ही तो किताबें हैं मेजर जो मैं हमेशा से रेफर करता आया हूं, या तो फिजिक्स की प्रदीप ओपन करिए या एसएल अरोड़ा ओपन कीजिए। एनसीईआरटी में अगर ये चीजें ढूंढने जाओगे ना तो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं या जिस तरीके से मैं बताता हूं शायद ही आपको वहां मिलेगा, क्योंकि वहां सब कुछ बहुत डिस्टॉर्टेड मैनर में, एक सीक्वेंस में पढ़ाने की मुझे बीमारी है और उस बीमारी के साथ में बीमार रहने में मुझे बहुत खुशी है कि आपके फायदे के लिए, आपके भविष्य के लिए सीक्वेंस में पढ़ाई करने में क्या गुनाह है। आई होप बातें समझ आ रही है। सो व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, व्हेन यू विल फाइंड इट इनसाइड द बुक, आप देखोगे कि इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट। वो एक बहुत सिंपल टॉपिक है, उसके बारे में अगर मैं चार बातें कह भी दूं या नहीं भी कहूं तो कोई गम नहीं है। चलो कह देता हूं। एक बच्चे ने कहा कह ही दो सर। ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से बेटर माना गया है। क्यों? उसके कुछ फायदे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ड्रॉबैक्स नहीं है। उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं। मैं फिलहाल एडवांटेज की बात करता हूं। पहली तारीफ ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है। डायरेक्ट करंट को अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी लॉस होने का बहुत बड़ा खतरा है। यानी ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मिनिमल, यानी विद मिनिमल एनर्जी लॉस। बट in case of direct current the energy loss is not going to be minimal, rather greater। दूसरी तारीफ ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को हाई वोल्टेज से लेके काफी लो वोल्टेज तक आराम से फ्लक्चुएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, अगला वीडियो लेक्चर जो मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा या आपको बताऊंगा या आपको समझाऊंगा, that is going to be a very nice lecture on a very important electrical device called as ट्रांसफॉर्मर। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 समझ आना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को ऊपर नीचे काफी अच्छे से फ्लक्चुएट किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को हम लोग अपनी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम केमिकल इंडस्ट्रीज में, फिजिकल इंडस्ट्रीज में, एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने में खर्चा डायरेक्ट करंट के मुकाबले कम है। ऑल्टरनेटिंग करंट की एफिशिएंसी, ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज, ऑल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसफर, ऑल्टरनेटिंग करंट की यूसेज, सब कुछ डायरेक्ट करंट के मुकाबले अच्छा है। एक बच्चा कहता है कुछ ज्यादा ही आपने तारीफ कर दी ऑल्टरनेटिंग करंट की। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज भी है। एक बार अगर ऑल्टरनेटिंग करंट का झटका लग जाए तो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आप किताब में पढ़ोगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो पूरा का पूरा शॉक है वो आपकी जान ले सकता है, और वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, हालांकि डीसी इज रिपल्सिव इन नेचर। अब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के पीछे बहुत सारी थ्योरीज दी गई है जो एक दूसरे को काफी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप भी जानते हो कि हम सबको बचपन में कहीं ना कहीं घर में किसी तार को पकड़े झटका सा लगा, तो एक झटका सा हमें लगता है, वो झटका ऐसा लगता है कि भाई रिपल्शन हो गया। वो झटका आपको इसलिए लगा क्योंकि उस पॉइंट पे आपकी बॉडी की मसल्स ट्विच करी और आपको एक रिपल्शन सा मिला। हालांकि ये थ्योरी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि ऑल्टरनेटिंग करंट अट्रैक्टिव है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की तार को पकड़ लोगे तो झटका लगेगा, डायरेक्ट करंट की तार को पकड़ लोगे तो चिपके रह जाओगे। ये डायरेक्ट करंट के साथ होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट आपको झटका देता है, लेकिन वो झटके का जो टाइम है ना वो बहुत मिनिमल होता है, इसलिए झटका दे ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको चिपका के रखे, बहुत सारे लोगों को ऐसे भी चिपके कर रखता है। दैट इज व्हाई ऑल्टरनेटिंग करंट को अट्रैक्टिव इन नेचर कहा गया है और डायरेक्ट करंट को एक बार को रिपल्सिव इन नेचर कहा गया है। हालांकि ये चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको अलग अलग वर्जन कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों को ये सारी बातें समझ आई और जो मैंने यहां बताया वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। सो विद दिस आई हियरबाय अनाउंस द खात्मा ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ईएमआई तो पहले ही खत्म हो चुका था,
ऑल्टरनेटिंग करंट का आखिरी टॉपिक आज खत्म कर दिया। अब बचा क्या है? अब अगर इस यूनिट को अगर आप किताब खोल के देखते हो तो इस यूनिट में एक भाग और है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम पढ़ते हैं दो चीजें, एक जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और एक जिसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मैं पढ़ा चुका हूं, ट्रांसफार्मर अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, है मेरी गुजारिश, चाहे आ जाए तूफान या बारिश, करना बस थोड़ा सा ही इंतजार, मत करना अपना समय बेकार, क्योंकि लौट कर आऊंगा मैं फिर से एक और बार। सो आपने आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो करना ना भूलें। चलो, ये भले ही आप करो या ना करो, लाइक करना बनता है, कमेंट करना बनता है, आपके द्वारा सब्सक्राइब करना बनता है, ताकि आपके साथ साथ मेरे चैनल को भी ग्रो करने का मौका मिल सके। वंस अगेन थैंक यू प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों।